हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग समझ लो हमारे चैप्टर की। तो पॉलिटिक्स तो आपको पता ही होगी, राजनीति। उसके बाद बता रखा है पॉलिटिक्स ऑफ किस चीज़ की, पॉलिटिक्स प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट होने वाली थी हमारे देश में 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट करानी थी, क्योंकि हमारा देश बहुत ही गरीब था और बहुत ही पुअर था, पॉवर्टी में था और इलिटरेट था। तो उधर डेवलपमेंट करा के हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना था, हमारे देश को एक लिटरेट कंट्री बनाना था। ठीक है, तो अब वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट प्लान्ड वे से होगी या फिर अनप्लान्ड वे से होगी, ये सवाल भी था। और फिर प्लान्ड वे से होगी तो किस प्लान से होगी, कि भाई एनुअल प्लान बनेगा एक साल का, या फिर भाई तुम्हारा 5 ईयर प्लान बनेगा, 5 ईयर प्लान बनेगा, या फिर क्या बनेगा। मतलब ये जो प्लानिंग थी ये कैसे करनी थी, और ये प्लानिंग होगी तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगी, कि भाई प्लानिंग कमीशन बनेगा या फिर फिलहाल जो नीति आयोग है वो होगा, क्या होगा, और प्लानिंग कमीशन बंद क्यों हुआ। तो जितनी भी बातें थी वो सारी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी कि उस चीज़ की राजनीति। तो सबसे पहले बता रखा है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमारे देश के आगे तीन प्रॉब्लम्स आई थी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जानी थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे देश में बहुत सारे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट के लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स देश था हमारा। तो उस डाइवर्सिटी में यूनिटी को बना के रखना, कि हमारे देश में कोई अलग ना हो, उसकी यूनिटी को बना के रखना, उसको बैलेंस करके रखना। उसमें जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो दूर जाने को कह रहे थे, उनको भी अपने साथ लगा के रखना। ये था हमारा पहला चैलेंज। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। दूसरा चैलेंज क्या था? दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने वाले चैलेंज को हमने सेकंड चैप्टर में देख लिया था। सेकंड में हमने क्या देखा था कि भाई कैसे हमारे पहले इलेक्शन हुए, कैसे कांग्रेस का भाई वन पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था, फिर उसकी कौन कौन सी पार्टी अपोजिशन में थी, फिर कैसे हमारा अपोजिशन एक वाइब्रेंट अपोजिशन था। तो ये सारी चीजें आ गई सेकंड प्रॉब्लम के अंदर, जो कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना था, या फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके अंदर। अब आ जाती है थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड प्रॉब्लम थी भाई हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लानी थी। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सबका वेलबींग करके, वेलबींग ऑफ ऑल, कि भाई कुछ लोग पीछे छूट गए थे, उनको बराबरी का अधिकार देना, सोशल जस्टिस। कुछ लोग पीछे छूट गए थे, उनको बराबरी के पैसे देना, बराबरी की इकोनॉमिक लाइफ देना, कि मतलब कुछ लोगों के पास पैसा कम है तो भाई उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसा करना ताकि वो भी बराबर पैसा कमा पाए, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये एंश्योर करना हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड प्रॉब्लम थी ये हमारे इस चैप्टर में देखेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो अब हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हो गया है कि हमने भाई क्या देखना है इस चैप्टर में। तो अब एक बार जो इंट्रोडक्शन है उसके साइड में एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, उसमें ओडिशा के बारे में बता रखा है, ओडिशा के बारे में। तब ओडिशा के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो ओडिशा में बता रखा है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो आयरन ओर है उसके जो रिजर्व्स हैं, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है, तो भाई उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी बहुत साल पहले, जो उधर की स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बिजनेसमैन्स वगैरह जो होते हैं, बिजनेसमैन्स वगैरह, इनके साथ साइन किए जाते हैं ताकि भाई जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके उस एरिया में। कि कोई भी बिजनेसमैन होगा विदेश का या फिर अपने देश का, उसको अगर तुम्हारे एरिया में ट्रेड करना है तो तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने साइन कर लिए थे कुछ बिजनेसमैन के साथ। इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी थे। और उनका बिजनेस क्या था? स्टील मेकिंग का था, स्टील मेकिंग का। तो स्टील मेकिंग में अगर आपको ना पता हो तो स्टील बनता है आयरन से, आयरन में ही मैंगनीज वगैरह ये सब चीज़ें मिलाई जाती है और फिर स्टील बन जाता है। तो अब ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट ने साइन करा, किसी लिए करा? क्योंकि ये स्टील बनाना चाहते थे। स्टील बनाना क्यों चाहते थे ओडिशा में ही? क्योंकि ओडिशा में सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता था। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये साइन क्यों किया? तो स्टेट गवर्नमेंट ने साइन इसलिए करा क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर तुम्हारे एरिया में आएगा, तुम्हारे एरिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो तुम्हारे एरिया की ज़मीन खरीदेगा, तो भाई जिनकी ज़मीन थी उन्हें पैसा मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे एरिया के जो लोग हैं उनको जॉब देगा। मान लो उसने यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल ली, फैक्ट्री थोड़ी घर जैसी लग रही है पर मान लो, तो भाई उसने मान लो ये तुम्हारे एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल दी, और फिर इस फैक्ट्री में जो आस पड़ोस के लोग हैं तुम्हारे एरिया के, उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो ये अपने भाई बस्ता वगैरह टांग के चल पड़ेंगे, ये अपने नौकरी पे चल पड़ेंगे, तो इन्हें भी पैसे मिलने लग जाएंगे।
फिर उसके बाद ये सामान कहीं पे बिकेगा। इसमें मान लो ये एक वॉशिंग पाउडर निरमा, हमारा पता नहीं साबुन है या फिर वॉशिंग पाउडर जो भी है, तो ये प्रोडक्ट बन के निकला है इस फैक्ट्री से। तो अब ये बिकने जाएगा कहाँ पे, ये किसी दुकान पे जाएगा, किराने की दुकान पे। तो अब मान लो ये कोई दुकान होगी हमारी किराने की दुकान, तो अभी किराने की दुकान पे वॉशिंग पाउडर निरमा बिकने जा रहा है। तो अब इसमें जो किराने की दुकान वाला है उसको भी पैसे मिलेंगे, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर इसे कोई बंदा खरीदेगा, उसको भी भाई कोई नई चीज मिलेगी। उसको जो कंज्यूमर होगा उसका भी फायदा होगा। फिर वो कंज्यूमर कुछ पैसे देगा, फिर सरकार के पास टैक्स जाएगा, तो उससे सरकार के पास भी पैसा जाएगा। यानी कि लोगों के पास भी पैसा आ रहा है, फिर लोगों को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उनको क्या कहते हैं अलग अलग चीजें उनके एरिया में आने लग गई हैं। फिर उसके बाद सरकार को भी टैक्स मिल रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी इंडस्ट्री अगर तुम्हारे एरिया में सेटअप हो रही है, ठीक है। तो तुम्हारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जो मतलब पहले वीरान से होंगे, या फिर कोई गाँव वगैरह होगा, छोटा मोटा गाँव वगैरह, और फिर उधर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उधर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई, और कुछ 10-15 साल के टाइम पीरियड में वो एक बड़ा शहर बन गया। तो ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एरिया में, ठीक है। तो यही सोच के जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया स्टील मेकर्स के साथ, ताकि भाई बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाए और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, अब हमारी मेन दिक्कत जानते हैं। तो अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या है, सब ऊपर से देखे तो सब चीजें अच्छी लग रही है कि भाई लोगों को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सरकार को पैसा मिलेगा। तो इसमें दिक्कतें क्या है, तो इसमें दिक्कतें ये है कि जो ओडिशा का रीजन है वो थोड़ा फॉरेस्ट रीजन है और उधर ट्राइबल लोग भी रहते हैं। तो जो ट्राइबल लोग हैं उनकी अलग दिक्कतें रहती हैं कि भाई ट्राइबल लोगों को मानना है अगर कोई इंडस्ट्री आएगी तो वो हमारी ज़मीन पे आएगी, तो हमें हमारे जो घर हैं उनके जो घर हैं हमारे घरों से निकाल देंगे, हमारी जो ज़मीन है वो हमसे सस्ते में खरीद लेंगे, सस्ते में, और हमें हमारे घरों से निकाल देंगे। तो जो ट्राइबल लोग हैं उनका सबसे पहला डर ये है, तो उनकी जो ज़मीन है, उनका लाइवलीहुड है, सब कुछ छीन जाएगा, ये उनका मानना है। और इनका जो डर है बिल्कुल सही भी है। आप इनके डर को है ना ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि भाई जो अडानी है, फिलहाल अडानी जो बंदा है उसने छत्तीसगढ़ में एक हसदेव जंगल, उधर उसका माइनिंग का काम पहले से चल रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सोचा कि एक्सपेंड करने की कोशिश करूं, और एक्सपेंशन के लिए उसने आस पड़ोस में जो ट्राइबल लोग थे उनकी ज़मीन खरीदी थी। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि 6-6 लाख में एक एकड़ जमीन खरीदी हुई है, 1-2 एकड़। और आज के ज़माने में अगर आप 1-2 एकड़ ज़मीन कहीं पर खरीदने जाओगे तो भाई कम से कम 15-16 लाख तो तुम्हें मिलने चाहिए, तुम्हारे पास होने चाहिए, जब जाके तुम्हें 1-2 एकड़ कोई ज़मीन देगा। और वो ज़मीन जिसके नीचे बहुत ज़्यादा कोयला हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें हों, और उसमें भी तुम सिर्फ 6 लाख दे रहे हो, तो ट्राइबल बंदा क्या करेगा? 6 लाख में तुम्हारा भाई 1 साल घर नहीं चलेगा। तो ट्राइबल बंदा 6 लाख में क्या उखाड़ लेगा, तुम उसे ज़मीन के बदले में दे भी दोगे तो ये डर जो है ट्राइबल्स का बिल्कुल सही डर है कि भाई एक तो सस्ते में ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर हमें हमारे घर से निकाल देते हैं, फिर हमें ही 20-20 हज़ार की मजदूरी करनी पड़ती है इनकी नौकरियों में, इनकी फैक्ट्रियों में। तो एक तो ट्राइबल का नुकसान ये है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि यहाँ पे है फॉरेस्ट रीजन। और आपको ये पता होगा जो इंडिया है, इंडिया में पहले ही फॉरेस्ट की कमी चल रही है। अभी भी तुम देख रहे होगे इस गर्मियों में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा लिया बहुत जगह। दिल्ली में 56 डिग्री पहुंच गया था इससे पिछले महीने शायद। इससे पिछले महीने दिल्ली में 56 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। 50 डिग्री से ऊपर पूरे इंडिया में हो रखा है, बुरा हाल है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है। तो इन सब के बीच में अगर तुम फॉरेस्ट कटवा रहे हो तो भाई लोगों को गुस्सा आएगा। जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, उन लोगों को गुस्सा आएगा कि भाई जो इतनी बुरी हालत कर रखी है पहले तो देश की, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, जो वर्ल्ड की टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज है उनमें इंडिया भी आता है, और उसके बाद तुम इतने सारे जंगल कटवा रहे हो, तो इनमें एनवायरमेंटलिस्ट को गुस्सा आएगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं उनका मानना है कि जो माइनिंग है और इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देंगी, और पोल्यूट पहले से ही है। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे पैचेस हैं फॉरेस्ट वगैरह के वो भी तुम कटवा दोगे और देश बर्बादी की राह पे चला जाएगा। तो ट्राइबल लोग भी खुश नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट लोग भी खुश नहीं है, तो ये हमारी दिक्कत उठ के आती है। लेकिन अब बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हमने ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हमने ये जो बिजनेसमैन से कहा गए, ये जो बिजनेसमैन है इनके साथ MOU साइन नहीं किया, अगर हमने इनके साथ MOU साइन नहीं किया तो भाई ये एक गंदा एग्जाम्पल सेट करेगा, बहुत ही गंदा बैड एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि भाई कोई फॉरेन कंपनी आई तुम्हारे देश में और तुमने बिजनेस नहीं सेट करने दिया, तो उधर वो फॉरेन कंपनीज फॉरेन में जाके बता देगी कि भाई इंडिया वाले तो बिजनेस ही सेट नहीं करने देते, तो कोई भी इंडस्ट्री उधर मत जाओ, तो कोई भी इंडस्ट्री उधर नहीं जाएगी और फिर हमारे देश के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी,
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो भाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमारा देश डूब जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है, यानी कि भाई हर किसी की बात जायज़ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट की पड़ी है, और जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्हें भाई हमारे नेचर की पड़ी है, अर्थ की पड़ी है, ट्राइबल लोग हैं उन्हें अपने घर की पड़ी है। तो अब दिक्कतें तो हैं। तो अब इन्हीं बातों की वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस उठते हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लालची है कि वो ऐसे कर रही है, या फिर ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको क्या दिक्कत है, हट जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं इनको क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट कट गया तो क्या होता है। फिर एनवायरमेंटलिस्ट लोग बोलेंगे थोड़ा बहुत तो है ही, उसे भी तुम कटवा दोगे। तो मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उठ जाते हैं इससे। मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वो होते हैं, एक क्वेश्चन जिसका कोई एक सीधा जवाब ना हो, जिसके दो जवाब हो या फिर दो से ज्यादा जवाब हो, जिनमें कोई भी एक जवाब सेटिस्फैक्टरी ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में जानेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम मेजरली जानेंगे कि कैसे बहुत सारे ग्रुप्स थे ABC, इस ग्रुप का मानना कुछ हो रहा है, इसका मानना कुछ हो रहा है, इसका मानना कुछ हो रहा है, और जो हमारी सरकार है D, इसको तीनों की मान के चलना पड़ेगा। तो ये आ जाती है पॉलिटिक्स, और ये हमारी है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगले टॉपिक से हम हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। थैंक यू।